देश भर में लोकतंत्र के महापर्व में आहुति लगाने के लिए मतदाता घरों से निकल रहे हैं। जी हां, बिहार में दूसरे चरण के लिए आज 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, ये नतीजे सीधे तौर पर 10 तारीख को आएंगे। तो वहीं आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग में नेताओं की कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है, जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में है, तो वहीं तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के साथ आपको बता दें, 10 अन्य राज्यों में भी 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन राज्यों में विधानसभाओं की फिलहाल 63 सीटें हैं। इनमें से 56 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार चुनाव के साथ इन उपचुनाव के भी नतीजे 10 नवंबर को ही घोषित किए जाएंगे। कहां पर कितनी सीट है, ये भी हम आपको बता देते हैं। उपचुनाव में सबसे ज़्यादा 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 7, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और नागालैंड में 2-2 सीटों पर मतदान हो रहा है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 1-1 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। तो आपको बता दें, बिहार के साथ साथ देश के अन्य 10 राज्यों में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में 1 तो कुछ पर 2, गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 7 और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम जो मतदाता हैं, जिनको अवसर मिला है आज वोटिंग का, वो पहुंच रहे हैं और कोरोना काल में तमाम नियमों और कानूनों का पालन करते हुए लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों पर लगती हुई लोगों के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, ये सर्किल बनाए गए हैं। उन सर्किलों के हिसाब से लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसके साथ ही 10 अन्य राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये चुनाव केवल खाली सीटों को भरने का नहीं है, बल्कि कोरोना काल में जनता की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी ये उपचुनाव तय करेंगे। ऐसे में उपचुनाव देश की राजनीति के लिए खासे अहम भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 10 राज्यों में उपचुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 7, गुजरात की 8 और बाकी अन्य राज्यों में 2 और 1 सीट पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें 25 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा में वो शामिल हो गए थे। इसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। बाकी 3 सीटों पर आपको बता दें कि विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। उनकी जगह जब खाली हुई तो ये 3 सीटें ऐसी जिन पर उपचुनाव भी हो रहा है। और साथ ही विधानसभा की कुल 230 सीटों में वर्तमान में भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 88 हैं, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा का विधायक है। भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े, मध्य प्रदेश के गणित को अगर हम समझें तो भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उपचुनाव में मात्र 9 सीटों पर जीत दर्ज करने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को इसके लिए 28 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। गुजरात की 8 सीटों पर भाजपा की परीक्षा है। जी हां, जून में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की वजह से गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव जरूरी हो गए थे। गुजरात भाजपा के प्रमुख सी आर पाटिल ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 200 में से 182 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में उपचुनाव पाटिल के लिए भी बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। हालांकि गुजरात में उपचुनाव का सरकार पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। 182 सीटों वाले सदन में भाजपा के पास 103 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास फिलहाल महज 65 सीटें हैं। हालांकि इस उपचुनाव का परिणाम ये बताएगा कि मतदान का रुख क्या है। भाजपा से कांग्रेस में आए 8 नेताओं में से 5 को भाजपा ने उम्मीदवार भी बनाया है। 5 बीजेपी की तरफ से अब चुनावी मैदान में हैं, जो कि पहले कांग्रेस के सिपाही थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गणित की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। साल 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उपचुनाव सीधे तौर पर योगी सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती है, एक अग्नि परीक्षा है। तो बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए तो 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान जारी है। हरिराम हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे बेगूसराय से। हरिराम, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास और तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की लोगों की कतारें लगती हुई नजर आ रही हैं सुबह सुबह?
जो आदर्श केंद्र है वो वहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आयुर्वेद कॉलेज है, ये आदर्श केंद्र बनाया गया है। जो 235 जो प्रमाण जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे सुबह से ही तकरीबन 6:45 से ही लोग लाइन में लगे हुए थे और अपनी मतदान करने के लिए उत्सुक में थे। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो ईवीएम की बातें खराब की सामने बात आ रही थी उसको भी ठीक कर दिया गया है। और मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे कि आपको बता दें कि 293 जो बूथ है वो उसको पूरे केंद्र पर 20,23,789 मतदाता जो है अपना भाग इसमें मतदान करेंगे इस केंद्र पर जाकर करके। और जहां तक बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करके आपको बता दें कि 293 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं 31 जो जोनल मजिस्ट्रेट है उनको तैनात किए गए हैं। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता इंतजाम है। जी जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, किन मायनों में अहम मानी जा रही है ये सीट और कौन दिग्गज यहां से किस्मत आजमा रहा है? देखिए सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट हैं जो कुंदन कुमार सिंह है और यहाँ पे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है महागठबंधन के वो अमिताभ भूषण के बीच में जो टक्कर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बागी नेता की बात करें तो जो भाजपा से जो 3 और जेडीयू से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। उसमें देखा जाए तो कि जो अभी जो टक्कर की बातें हो रही है, जो यहाँ पे जो हॉट सीट बन गई है बेगूसराय के खास करके वो आपको कुंदन सिंह और ये अमिताभ भूषण के बीच है। और मटिहानी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे भोगो सिंह जो जेडीयू के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं, और जो अभी लोजपा के प्रत्याशी राजकुमार है उनके बीच टक्कर है। जी किस तरह के समीकरण इस सीट पर जहां आप खड़े हैं, जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, वहां जो मतदाता पहुंच रहे हैं हरेराम, क्या कुछ उनके जहन में है? हालांकि जो विषय हैं जिनको लेकर मतदाता पहुंच रहा है वोट करने के लिए, क्या स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे उनके जहन में चल रहे हैं? आपने बात की उन लोगों से, मतदाताओं से हरेराम? देखिए सुनील जी, लगातार पिछले कई महीनों से ही मतदाता को जो आक्रोशित देखा जाए तो विकास की लेकर के मुद्दों पे ज्यादा आक्रोश है और रोजगार को लेकर करके। तो आज की बात हम करें तो मतदान तो जो मतदाता है वो अपना मतदान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन की बात करें तो वो विकास को लेकर के ज्यादा आक्रोश में है कि विकास नहीं हुआ है। वो छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं वहाँ पे पानी जल जमाव का जो व्यवस्था है वो पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो विधायक जो तौर पे जो है विधायक के जो ऊपर है गुस्सा है वो कहीं न कहीं मतदाता जो दिख रहा है चेहरे पे। आप देखने वाली बात होगा कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट कर रहे हैं और किन प्रत्याशियों को अपना यहाँ विधानसभा पहुँचाने का सोच रहे हैं। जी चुनाव हो रहा है हरिराम, ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के अनुरूप हम देख भी रहे हैं, तस्वीरों में सर्किल बनाए गए हैं और नियम कानून के तहत ही मतदाताओं के अंदर जाकर वोटिंग उनसे कराई जा रही है। ऐसे में तमाम उन व्यवस्थाओं के बारे में बताएं जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं। एक्चुअली है कि देखिए सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर के जो मतदान केंद्र आदर्श केंद्र बनाए हैं, जो इंतजाम जो किए गए हैं वो जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है जो कोविड-19 का है वो मतदाताओं को भी मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही अंदर मतदान करने के लिए प्रवेश किया जाता है। हालांकि देखा जाए कि जो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो संपूर्ण तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था हो या बच्चे के खेलने की व्यवस्था हो उसको तैयार कर करके मतदान केंद्र आदर्श केंद्र बनाया गया है। और जो उनके माता पिता जो भी हैं वो मतदान केंद्र जो आ रहे हैं वो अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके खेलने की व्यवस्था को लेकर करके अपना उधर खेल रहे हैं और इधर मतदान गिरा रहे हैं। तो यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब आप तस्वीरों में जो मैंने तस्वीर भेजी है वो तस्वीरों में देख अपना इंतजाम, हर चीज के सारे पुख्ता इंतजाम है। जी बहुत शुक्रिया हरिराम आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में 17 जिलों में 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अब कतारें लगा चुके हैं। देखिए वीवीपैट सीधे तौर पर ये दिखाता हुआ कि जब भी आप वोट करेंगे तो वो रसीद निकलेगी, वो पर्ची निकलेगी और सीधा उस बॉक्स में नीचे वो जमा होती जाएगी। इसके अलावा कई ईवीएम के ख़राब होने की भी शिकायतें आ रही थीं, हालांकि उनको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त भी कर लिया गया है। और कुछ जगह इस तरह की खबरें भी हैं, झुटपुट खबरें हैं, जहां पर ईवीएम ख़राब है जिस वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। अभी शुरुआती दौर है, 1 घंटे का समय बीत चुका है और 1 घंटे में लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, मतदाता पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर वो आज अपने प्रत्याशी के भाग्य का जो फैसला है उसे ईवीएम में कैद करेंगे।
17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान जारी है। क्या बूढ़े क्या और क्या बुजुर्ग के साथ ही आपको बता दें तमाम जो महिलाएं हैं वो भी कोरोना काल में घरों से निकलते हुए मास्क लगाते हुए चेहरे पर, तमाम युवा जिनको पहली बार वोट का अधिकार मिला है, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं नियमों और कानूनों के बीच वोटिंग करने के लिए। बिहार की आपको बता दें 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। 17 जिलों में तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको किया गया और ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको ये बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में ही यानी कि दूसरे फेज में ही दावेदारों की जो किस्मत है, तमाम जो दिग्गज हैं, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, उनकी भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह से ही जब सारी व्यवस्थाओं को निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरा किया गया, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको जब मूर्त रूप दिया गया, मतदाता भी धीरे धीरे घरों से निकलते हुए और आगे बढ़ते हुए ये अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हुए वोट करते हुए, हालांकि चेहरे पर मास्क होना चाहिए, ये सीधे तौर पर हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, साथ ही सैनिटाइजर आपको वहां मिलेगा। आप जाकर सैनिटाइज करिए हाथों को और उसके बाद आप वोट करिए। तेज प्रताप तेजस्वी की किस्मत भी आज दांव पर लगी है। सीधे तौर पर उनकी किस्मत का भी फैसला आज सीधे तौर पर ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारी टीम पहुंची हुई है और लगातार वहां से पल पल की अपडेट के साथ बिहार की जनता की वो तस्वीर दिखा रही है जो बिहार की जनता सीधे तौर पर उत्तेजित है अपने अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार निरंतर जारी है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 28 अक्टूबर को मतदान हुआ था, उसमें भी लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से अपील की है, हमारी टीम भी लगातार वहां पहुंच रही है और लोगों से ये कह रही है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप घर पर हैं लेकिन आप सुरक्षित तरीके से घर से निकलिए और जाइए अपने वोट का अधिकार सीधे तौर पर करिए। और मिथिलेश हमारे सहयोगी भेगा से जुड़े हुए हैं सीधा। मिथिलेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट और तस्वीरें दिखाएं कि वहां किस तरह से निरंतर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है मतदान की? बिहार की सियासी राजनीति है। यहाँ पर आपको दिखाते चले कि कई लोग यहाँ पर उपस्थित है और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि 10 बूथ यहाँ पर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। दीघा सबसे सेंसिटिव माना जाता है और इस इलाके को खास करके ये जो जादव और मुस्लिम क्षेत्रों का ये माना जाता है खास करके, और ये जो स्थल है वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के वोटर्स हैं, वोटर्स के रुझान आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण देखे खास करके कोरोना काल का, तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सारे लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके अलावा उन्हें तापमान भी देखी जा रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी संक्रमण की प्रभाव यहाँ पर न दिखाई दे। आपको कैमरा पर्सन से मैं दिखाना चाहूंगा कि आप सीधे तौर पे आप दिखाएं कि यहाँ बूथ संख्या 178 से लेकर के लगभग 183 बूथ संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 10 बूथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है खास करके जो आपको बताते चले कि जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो गुलाबी ठंडक है वो ठंडक की असर भले ही हो, लेकिन सियासी राजनीति की जो तापमान है वो गर्माहट लेकर के जरूर आया हुआ है। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर बातें करें तो जिस तरीके का यहाँ पर रुझान होते हैं, खास करके पिछले चुनावों की बात करें तो रुझान उस समय काफी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीजें हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें की जाती है वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से जमीन पे अपने एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो कार्य किया है वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देते चला जा रहा है। कैमरा पर्सन से मैं दिखाऊंगा कि वो नीचे की तरफ दिखाए वो ताकि पता चले कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वे सुरक्षा कर्मी भी इन बातों को खास करके अहमियत दे रहे हैं। वो सारे लोगों को, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने आज मत की जो प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, उन सारे लोगों का अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें कर रहे थे, कहने के तात्पर्य सीधे तौर पे है कि कोरोना काल की जो स्थितियां हैं
उस स्थिति में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को लेकर के जो एक डिस्टेंस होना चाहिए या कोरोना का जो मापदंड होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासकर सुरक्षा कर्मियों का जिस तरीके का पहल है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। मैं कुछ मतदाता से भी बातें करने के प्रयास करूंगा। यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भी हैं जो उनकी एक रुझान होता है, क्योंकि बीजेपी का ये सीट रहा है। लेकिन इन तमाम पर अगर हम बातें करें, आप आज मत देने जा रही हैं, क्या मुद्दा रहा है आपके मत देने का? हाँ, ये कुछ बातें नहीं करना चाहते आप? यहाँ बात करेंगे आपसे। आप आज मत देने के लिए आए हैं, अपनी बहुमूल्य मत है आपकी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक रुझान होता है कि नहीं आज हमें ये मुद्दा है और हमें खास करके ये प्रयोग करनी है, क्योंकि कोरोना काल में आप आए हुए हैं और खास करके वोट दे रहे हैं, और आपकी जो गठबंधन, महागठबंधन, राजद, कई पार्टी है जिसके हर व्यक्ति अपने एक रुझान लेकर के बैठा है, तो उसमें आपकी क्या मानसिकता रही है, किधर आपकी सोच जाएगा? बेरोजगारी का। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बेरोजगारी आज भी एक मुद्दा बनी हुई है, और खास करके जहां पर कहा जाता है कि महागठबंधन ये सीधे तौर पे मिथिलेश, जरा मतदाताओं से समझने की कोशिश करिए कि क्षेत्र में किस किस तरह की समस्याएं हैं और कितना लंबा अरसा बीत चुका है, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की हवा है? क्या वाकई में इस बार मतदाताओं की समस्या का समाधान हो जाएगा? आज ये लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए जा रहे हैं, जहन में क्या है, किन किन मुद्दों को, किन किन बातों को लेकर मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहा है? मिथिलेश देखिए, सबसे अहम बात है यहाँ पर जो मतदाता आए हैं, इन सारे लोगों की मतदाताओं की अगर बातें करें तो एक सीधे तौर पे कहा जाए कि अभी जो भी चुनाव यहाँ पे जीत रहे उसके बाद है, जो चुनाव जीतने के बाद या आपने जो देखा कि यहाँ की जो तमाम समस्याएं, वो समस्या का निष्पादन हो पाया है या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो आखिर कौन कौन सी यहाँ पे अभी समस्याएं हैं, खास करके दीघा विधानसभा क्षेत्र? बहुत सी समस्या है, जैसे बताएं, आखिर में आप समस्या को निष्पादन कराना चाहेंगे ना? बेरोजगारी है, पानी है, तो ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी की मूल रूप से अगर देखा जाए तो समस्या तो आती ही है, लेकिन इन तमाम चीजों पर बातें करने के लिए मौजूद है, यहाँ पर आप वोट देने के लिए वोट आप देंगे भी, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं उन समस्याओं का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाए हैं। अभी तो उत्तर नहीं समस्याएं, जब दीघा विधानसभा में जो समस्याएं, वो समस्याएं कितना निष्पादन हो चुका, खत्म हो चुका, समस्याएं खत्म हो चुकी, वो ऐसा है क्या? क्या क्या समस्या है यहाँ क्षेत्र में? और पीछे हो जाओ। समस्या तो बहुत है सर, लेकिन क्या है समस्या बताइए? समस्या तो कुछ भी नहीं है, हम लोग आप आराम से बहुत धीरे करके नहीं, जैसे यहाँ पे जल की समस्या, शिक्षा का समस्या, चिकित्सा की समस्या, कई समस्याएं ऐसी समस्या ठीक है, जल पानी तो अच्छा रहता है और रास्ता गली वली तो ठीक है, और शिक्षा का भी। चलिए, इनकी तो रुझान सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी जल, शिक्षा और चिकित्सा भी इनको साफ तौर पे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर कई लोगों से हम लोग बातें करेंगे। आपसे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो आप जिस मुद्दे को लेकर के आज विधान है आपके साथ, जिस महापर्व, तो कौन कौन से ऐसे आपके क्षेत्रों में समस्याएं हैं, इस समस्या को उजागर करना चाहेंगे जो पिछले जो विधायक हैं ये नहीं कर पाए? रोजगारी का जो पलायन है वो भी मिलता है, और बाकी ये तीन जड़े मुद्दे हैं, रोजगारी, विकास, एजुकेशन, ये सब एक बड़ा मुद्दा है जिसको वोट दिया जाए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो आपके यहाँ पे जो सिटिंग विधायक है मेरे, उनको अब उन्होंने अभी तक क्या कर पाए? मतलब विधानसभा तो हम लोग से नहीं लग पाती है, कभी आए वोट तो पहले से देना हुआ, इन सब मुद्दों पर आए हैं, दौरा किया। सरकार तो कहते हैं कि हमने बिजली भी दिया, चिकित्सा भी दिया, हमने जल भी दे दिया, सारी चीजें उनको देने के अधिकार के। धरातल पर अगर बातें करें तो धरातल पर कितनी मौजूदगी? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि आदमी के पास रोज रह जाएगा, किसी नहीं कि उससे खाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, खास करके जो गरीब तबका है इनके लिए, और जो बाहर से क्लाइंट के लिए भी बड़ा मुद्दा है। तो लॉकडाउन में लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, इसका देखो ये बहुत मुद्दा है, और इसी पर सारे लोगों का भी मैं समझता हूँ, जितना मैं जान रहा हूँ। ये मूलभूत सुविधाएं और या समस्याएं जो है वो क्या है? एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है, शिक्षा का स्तर गिर गया है। तो मैं अपनी माफी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा जो है बेरोजगारी की सबसे बड़ा सामना है, आज इस बार गरीबों को बहुत दिक्कत है। भाई जी, ये अगर आप युवा हैं और खास करके आप आए हुए अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्या लग रहा है किन किन मुद्दों को लेकर के अपने मन में प्रयोग करके आए? आप जिस प्रांगण में खड़े हैं वो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और आईटीआई काफी प्रचलित है। पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज्यादा उजागर रहा भी है। और साथ में ऐसे और साथ में यहाँ के युवा बैंगलोर में, दिल्ली में वो कम है। यहाँ के लोग यहाँ रहे, हम लोग भी यहाँ बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं बिहार में। तो अगर यहाँ माहौल मिलेगा और यहाँ मौका मिलेगा क्यों जा करके दिल्ली करेंगे, पलायन करेंगे। ये तो पूरे बिहार की समस्याएं आप हैं जहाँ वोट आपको देने आए, मत का प्रयोग करके आए हैं, तो वहाँ की समस्या अगर मूलभूत देखा जाए बुनियादी सुविधाएं खास करके जैसे चिकित्सा, शिक्षा तो बात आप हेल्थ केयर बहुत हाँ, यहाँ पे जैसे नदी में देखिए मोहल्ला क्लिनिक खुला है, यहाँ पे भी लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज है, तो उस चक्कर में आपको ज्यादा दौड़ना पड़ता है। लोग दिल्ली चले जाते हैं, थोड़ी भी तबियत खराब हो तो दिल्ली जाना पड़ता है। हेल्थ केयर इम्प्रूव हो, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो और जॉब्स मिले हम लोगों को, यही हम लोगों मूल रूप से अगर देखा जाए तो युवा की अगर रुझान सीधे तौर पे कहें तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि खास करके युवा 10 लाख और 19 लाख की जो खास करके जुमले कहें या सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो रुझान है युवाओं का खास करके रुझान है, वो रुझान की तरफ जरूर देखना चाहेंगे। और सीधे तौर पे अभी ले चले कि यहाँ पे कई मतदाता अपने मत के प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं और काफी चूंकि ये स्थल ऐसा है जहाँ पर 10 बूथ है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ कि आप आए हैं यहाँ पे बूथ देने, अपने मत को प्रयोग करने के लिए। कई विधानसभा आपने देखा भी होगा, तो क्या आपने मानसिकता को लेकर के आए हैं, किधर रुझान होकर क्या समस्याएं रही है क्षेत्र की? हम कैसे बता नहीं, आप समस्याएं अभी कौन ऐसी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं होंगी जो निष्पादन हो चुका है और होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या तो ये ठीक है, यहाँ पे जल नल की सुविधाएं हो या शिक्षा की अभाव हो, चिकित्सा की अभाव हो, कुछ ऐसा दिखाई दिया क्या आपको? नहीं, अभाव सब ठीक है। आप दुनिया कहता है नहीं ठीक है तो क्या कीजिएगा, काम हो रहा है ना, आपको पता नहीं जी। तो सीधे तौर पे ले चलेंगे, यहाँ पे कई लोग हैं मौजूद जिनसे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ भी रुझान है, किस तरीके का रुझान चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि गुलाबी धूप में और ठंडक की जो एहसास है, सियासी राजनीति की गर्माहट आने लगा है, रुझान होने लगे हैं और कई लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी आपको सीधे तौर पर कौन सा है बूथ संख्या और सभी लोगों के जो कोरोना काल की जो अवगत होकर के सारे कार्य किए जा रहे हैं। मिथिलेश, किन मायनों में अहम मानी जा रही है ये सीट जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण है और कौन कौन दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा आज? बिल्कुल,
बिल्कुल आपको बताते चले कि ये जो क्षेत्र है खास करके बीजेपी का ये क्षेत्र रहे, यहाँ से चौरसिया जी ने अपनी जीत हासिल कर लिया, लेकिन उनकी बात अब की बार जिस तरीके से चल रहा है निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि पगडंडी की राहों पर चलने वाले बैसाखी की सहारे लेकर के चल रहे। अब की जो रुझान है महागठबंधन की तरफ से रुझान यहाँ पे काफी दिखाई देने लगा है, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर हम लोग आंकलन करें तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, ये विषय रहा है कि जो अब की बार जितने भी मतदाता आ रहे हैं वे मतदाता की खास करके ये जो क्षेत्र रहा है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यादव बहुल क्षेत्र है, इन तमाम बहुल क्षेत्रों के बीच में भी बीजेपी ने अपनी कमल का फूल खिलाया था, लेकिन अब की बार की जो कहानी है उसमें जो रुझान है कई समस्याओं को लेकर समीकरण क्या है अगर देखा जाए मिथिलेश, इस सीट के क्या समीकरण है और किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये सीट अहम हो जाती है? अगर मतदाता की बात की जाए, क्योंकि जातिगत आधार पर सीधे तौर पर आकलन किया जाता है, सियासी गणित बिठाया जाता है, ऐसे में जातिगत आधार के हिसाब से अगर इस सीट को देखा जाए तो कौन किस पर भारी? बिल्कुल, मैं ये सीधे तौर पे मतदाता से ही पूछता हूँ कि आपकी जो ये रुझान है खास करके आप जो आए हैं अपना मत प्रयोग करने के लिए, अगर देखा जाए तो यहाँ के जो वोट है जातिगत वोट अक्सर रहा है और विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपनी कमल को खिलाते रहा है, तो आपकी अब की बार जो रुझान चल रहा है इधर किधर होगा? क्यों, आखिर कैसे? क्योंकि देखिए हम लोग 15 साल तो झेले इस चीज को, हर हाल में झेले हैं। अगर मेरे गली में अभी भी आप आइएगा तो नाला है, रोड पड़ा हुआ है, इसी तरह पड़ा हुआ है, बारिश को भी इतने गड्ढा में घुसते जाते हैं हम लोग। अभी कुछ पैसा लगा के हम लोग कुछ फंडिंग करके ही रोड को भरे हैं, नाला को भरे हैं। बाकी सरकार सोया हुआ है। यहाँ का विधायक चौरसिया जी 5 साल में एक बार भी हम लोग को नजर दिखाने नहीं आए जीतने के बाद, और जब वोट का टाइमिंग होता है तो सबको अपना प्रचार करने के लिए यहाँ पे चले आते हैं कि हम आपके विधायक। आज से कुछ दिन पहले विधायक जी का यहाँ से बगल में टीटीआई है, वहाँ उनको बेइज्जती का सामना खुद करना पड़ा। क्या लोगों ने लोगों को भगाया गया, लोगों ने भगाया उनको, क्योंकि गुस्सा है अंदर से लोगों को। अगर आपको हमें चुना है तो आप काम कीजिएगा मेरे लिए, ये नहीं कि सिर्फ चुन लिया आप कुर्सी पे बैठ गए उसके बाद हमको देखने नहीं आए। तो आप किसको वोट देंगे? अगर आप वोट देने की आपको चुनाव प्रयोग करनी है तो हम तेजस्वी ही सरकार को चुनना चाहेंगे यहाँ। जी बिल्कुल, तो ये सीधे तौर पे दिखाई देने लग रहा है कि एक तरफ की जो रुझान है, अभी आपने वोट देकर के आप आ रही है, आप बताएंगे कि मत का प्रयोग आपने किया है, रुझान आपने किधर आपने कई वोटर्स ऐसे भी हैं जो खुल करके सामने नहीं आना चाहते। आपने मत दिया, अपना प्रयोग किया है, आपने वोट दिया है? अच्छा, वोट दिया आपने, इधर वोट दिया, इधर वोट दिया, अभी चौकाला बचे नहीं आप। अच्छा बताइए क्या समस्या है क्षेत्र में, क्या समस्या है? हाँ, मोदी जी के चेहरा फिर एक बार सीधे तौर पे कर सकते हैं। मोदी जी यहाँ पे काम आ रहा है, लेकिन युवा भी है, वोट देने जा रहे हैं आपके। क्या मिथिलेश, देखिए सीधे तौर पर मतदाताओं से आप ये सवाल न करें, क्योंकि ये गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है कि उसने किसको मतदाता ने वोट किया है, क्योंकि ये मतदाता का अधिकार है। इसलिए वोट को वोट भी मिलती है कि आप सीधे तौर पर जाएं और आपने किसको मतदान किया, ये नतीजे बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा और किसको ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि कोई भी मतदाता ये नहीं बताएगा। और हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित हैं, उनकी समस्याएं जानिए, उनसे पूछिए कि आखिरकार कितने लंबे अरसे से यहाँ पर सियासी गणित चलता रहा, ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।